देहरादून में मंत्री गणेश जोशी से मिला टपकेश्वर कॉलोनी का प्रतिनिधि मंडल। मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात। शिवरात्रि मेला आयोजन में सुधार की कही बात। ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक का शिलान्यास। पेयजल योजना का मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास। लोगों ने मंत्री गणेश जोशी का जताया आभार। मसूरी में धूमधाम से मनी पारंपरिक बघवाली बूढ़ी दिवाली। पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचे लोग। देहरादून को स्वच्छ बनाने की पहल। देहरादून नगर निगम ने उठाया बड़ा कदम। डोर टू डोर कूड़ा उठान शुल्क की वसूली की तैयारी। रानीपुर में सम्मोहन ठगी की बड़ी घटना। ठगी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से जो है उनके शासकीय आवास में गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर कॉलोनी के निवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने शिवरात्रि मेला आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार के साथ साथ क्षेत्रीय समस्याओं को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के समक्ष रखते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि टपकेश्वर मंदिर क्षेत्र से एक बाईपास सड़क निर्माण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त टपकेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाला शिवरात्रि मेला पहले की तरह 3 दिन का ही रखा जाए। वहीं दुकानों की स्थापना केवल मंदिर के निकट निर्धारित मेला क्षेत्र तक सीमित हो। सड़क पर दुकानें न लगाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने टपकेश्वर मार्ग पर विद्युत विभाग द्वारा डाली गई झूलती तारों की समस्याओं से जो है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को अवगत कराया और जल्द समाधान का अनुरोध किया। इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दूरभाष के माध्यम से विद्युत विभाग के अधिकारियों को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी मार्गों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नया गांव विजयपुर हाथीबड़ कला के सामुदायिक भवन में 619 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक पेयजल योजना का विधिवत शिलान्यास किया। क्षेत्रवासियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का स्वागत किया और इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए आभार जताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका समय पर लोकार्पण भी सुनिश्चित करती है। मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करते हुए जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी डबल इंजन सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वार की भावना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील होकर जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। कहीं पर भी कोई छोटी या बड़ी घटना घटित होती है तो मुख्यमंत्री और मंत्रीगण तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति की स्वयं समीक्षा करते हैं। यही हमारी सरकार की संवेदनशील कार्यशैली है। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से हजारों स्थानीय लोगों को नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी और ये सभी परियोजनाएं क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करते हुए नागरिकों को निर्बाध जल सेवा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी। काबीना मंत्री ने नया गांव सड़क चौड़ीकरण, नवादा में ब्राह्मण सभा भवन में टिन शेड, सामुदायिक भवन के लिए जनरेटर सेट दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग से वार्ता कर सड़क मार्ग को खोलने संबंधी कार्यवाही को भी प्राथमिकता पर किया जाएगा। गांव में लगभग 6 करोड़ से अधिक की धनराशि की पेयजल योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। इस क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या थी। जो गंगोत्री से पानी आ रहा था उसमें लाइमस्टोन ज्यादा होने के कारण कारवार नहीं करती थी। यहाँ के लोगों की मांग थी। एक ट्यूबवेल 2 वर्ष पूर्व ने यहाँ पर लगाया था और आज इस ट्यूबवेल के लगने से और टैंक के बनने के बाद इस क्षेत्र की 5000 से अधिक की आबादी को इसका फायदा मिलेगा और आने वाले 15-20 साल तक यहाँ की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। इसके लिए मैं अपने विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि कई बार सर्वे करने के बाद क्योंकि इस जोन में पानी की बहुत समस्या है तो लगातार अथक प्रयास करने के बाद यहाँ पर पानी मिला। 600 LPM पानी यहाँ पर मिलेगा।
उधर अलगाड़ यमुना घाटी विकास मंच ने चक्राता टोल स्थित कार्यालय पर धूमधाम के साथ पारंपरिक बग्वाली बूढ़ी दीपावली मनाई और इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों की थाप पर लोगों ने जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को बूढ़ी दिवाली की बधाई दी। इस मौके पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। आपको बता दें कि जौनपुर और जौनसार में दीपावली के एक महीने बाद बग्वाल बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की सूचना पहाड़ों में एक माह बाद मिली थी, जिसके बाद यहां पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि इस पर्व का अपना विशेष महत्व है। पारंपरिक तरीके से बूढ़ी दिवाली बग्वाली का पर्व मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें जौनपुर रवाई के साथ ही सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं और धूमधाम के साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं। कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। हर साल वो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यहाँ पे इस साल भी किया जा रहा है। मुख्य मकसद इसका यही है कि जो उत्तराखंड में पलायन की एक बड़ी समस्या है और हम देखते हैं कि रवाई घाटी में यमुना घाटी रवाई घाटी में आप लोग देखते हैं कि पलायन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वजह यही है कि जहाँ भी रहे वो अपने कल्चर से अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं। और आप देखते हैं कि इस कार्यक्रम का जो मुख्य जो आकर्षण का जो केंद्र रहेगा, जिसको हम जौनपुर में होल्डे कहते हैं, होल्डे खेले जाएंगे, ढीमसा फूका जाएगा और आप लोगों का चूड़े की बिरुड़ी फेंकी जाएगी, जिसको सभी लोग सामूहिक रूप से एंजॉय करेंगे। एक सामूहिक भोज भी यहाँ पे रखा गया है समिति के माध्यम से। तो ये मुख्य रूप से ये कार्यक्रम आज आपको मालूम ही है कि जो दिवाली पूरे देश में मनाई जाती है वो हमारे जौनपुर रवाई घाटी में नहीं मनाई जाती है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस बीच जो है बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर नई दिल्ली से मिल रही है, जहां पर सीएम धामी का दिल्ली दौरा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राज्य के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर यह विस्तृत चर्चा की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त किया। एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच देहरादून में ही रहने देने का अनुरोध भी किया। एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच लंबे समय से देहरादून में
बिना किसी व्यवधान के हो रही संचालित, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। सेना और सुरक्षा बलों के अनेक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होने के कारण देहरादून का सामरिक महत्व अत्यंत अधिक है। पीडब्ल्यूडी के पास ही रखा जाए ग्वालदम, नंदकेसरी, थराली, देवाल मोटर मार्ग के रखरखाव का कार्य। विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा का प्रमुख रूट है यह मार्ग। रक्षा मंत्री ने प्रस्तुत विषयों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून को स्वच्छ बनाने और नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देहरादून नगर निगम अब शहर के सभी 100 वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा उठान शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग 2,30,000 घर और 42,000 व्यावसायिक दुकानें और प्रतिष्ठान हैं, जिनसे अब नियमित रूप से कूड़ा उठान शुल्क वसूला जाएगा। देहरादून नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि निगम का लक्ष्य है कि कूड़ा उठान सेवा की लागत को कवर करने और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राजस्व बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि शुल्क वसूली से कूड़ा उठाने वाली कंपनियों पर नियमित सेवा प्रदान करने का दबाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल निगम के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। जो कूड़ा उठान के सारी व्यवस्था है उसके लिए एक यूजर चार्ज लिया जाता है, जो कि विभिन्न कमर्शियल और रेजिडेंशियल जितने भी अधिष्ठान हैं उनके लिए पृथक से एक निर्धारित दरों पर लिया जाता रहा है। उसी को लिए जाने में अब जब नगर निगम के द्वारा कूड़ा उठान की व्यवस्था स्वयं की जा रही है, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और सुपरवाइजर्स को भी इसमें सम्मिलित करते हुए एक संयुक्त व्यवस्था बनाई गई है। बोर्ड बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी और उसमें जिस प्रकार के सुझाव आए थे उन पर भी एक पृथक से बैठक करते हुए इस जो पूरी प्रक्रिया है इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। और इसमें यही प्रयास है कि नगर निगम का जो कूड़ा उठान का शुल्क है वो समय जमा कराया जा सके और इस प्रक्रिया को भी सरलीकरण इसका। उधर कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में हुई सम्मोहन ठगी की एक बड़ी घटना का रानीपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशानुसार मामले का खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया गया। रानीपुर पुलिस टीमों ने सुराग रसी और विभिन्न सीसीटीवी फुटेज का गहन अध्ययन और पूर्व में ठगी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों के डाटा को खंगालना शुरू किया। इसी क्रम में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आर्मी ग्राउंड शिवालिक नगर के कच्चे रास्ते से एक बाइक सवार आरोपी अब्दुल गफ्फार को हिरासत में लिया। आरोपी के कब्जे से 2 अदद पीली धातु के कंगन बरामद किए गए। बता दें कि पूछताछ के दौरान आरोपी अब्दुल गफ्फार ने स्वीकार किया कि वह अपने 3 अन्य साथियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर हरिद्वार आया था और शिवालिक नगर में महिला को बातों में लगाकर ठगी को अंजाम दिया। उसने बताया कि बरामद जेवरों को उन्होंने मेरठ और मुजफ्फरनगर में बेचने की कोशिश की थी, लेकिन बिल न होने और कंगन पिचके होने के कारण सुनारों ने लेने से मना कर दिया। आरोपी अब्दुल गफ्फार उन्हीं कंगनों को बेचने ज्वालापुर जा रहा था। इस बीच पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उधर क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाते हुए कोतवाली लक्सर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशानुसार लक्सर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 8 बाइक बरामद की है। दरअसल आपको बता दें कि 2 अलग अलग पीड़ितों की मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में कोतवाली लक्सर में अज्ञात के खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई। पुलिस टीम ने लक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सामने पानी की टंकी के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। आरोपियों की पहचान मुराद और अमित के रूप में हुई है। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वे दोनों दोस्त हैं और नशे और अन्य शौक पूरे करने के लिए छोटी मोटी चोरी की योजना बनाते थे। वे लक्सर और हरिद्वार क्षेत्र से बाइक चुराकर राहगीरों को बेच देते थे, जिससे वे अपने नशे के शौक और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे। आरोपियों की निशानदेही पर लक्सर रेलवे स्टेशन के पीछे अस्पताल के सामने स्थित खंडहर से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपियों ने यह भी बताया कि वे पूर्व में भी हरिद्वार में कई बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, साथ ही जेल जा चुके हैं।
यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पदभार ग्रहण किया है। प्रीतम सिंह को प्रचार समिति का अध्यक्ष और हरक सिंह रावत को बनाया चुनाव प्रबंधक समिति का अध्यक्ष। करण माहारा बने कांग्रेस कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और निवर्तमान अध्यक्ष करण माहारा, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी भारी उत्साह जताया। ढोल नगाड़ों के साथ भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे कांग्रेस मुख्यालय। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह गणेश गोंदियाल का भव्य स्वागत किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी देहरादून पहुंचे। गणेश गोंदियाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर प्रदेश और पार्टी के हित में करेंगे काम, गणेश गोंदियाल की तरफ से कहा गया। जहां पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। गणेश गोंदियाल अनुभवी नेता हैं, करण माहारा की तरफ से कहा गया। मैं गणेश गोंदियाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करूंगा कार्य। गणेश गोंदियाल कांग्रेस को करेंगे मजबूत, यशपाल की तरफ से यह कहा गया है। जहां पर सभी को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी को करेंगे मजबूत। गुरदीप सिंह सप्पल की तरफ से यह कहा गया। बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है, हरक सिंह रावत की तरफ से यह कहा गया है। जहां पर सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। 2027 में आएगी कांग्रेस की सरकार, प्रीतम सिंह की तरफ से कहा गया। जहां पर कांग्रेस पार्टी की यह सकारात्मक कोशिश हरीश रावत की तरफ से यह कहा गया है। तो इसको देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पदभार ग्रहण किया। आपके जोश से उस समय की सरकार ने केदारनाथ पुनर्निर्माण और पुनर्वास, जिसमें सारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का पुनर्वास सम्मिलित था। आज जरा तुलना करिए, धराली से थराली तक में ही धामी सरकार कांप रही है, लड़खड़ा रही है, नहीं कर पा रहे हैं। न उत्तरकाशी में कुछ कर पा रहे हैं, न थराली में कुछ कर पा रहे हैं, न रुद्रप्रयाग में कर पा रहे हैं, न कपकोट में कुछ कर पा रहे हैं। और एक आपकी सरकार थी जिसने न जाने कितनी थराली, कितनी घराली, कितने रुद्रप्रयाग राज्य के अंदर बन गए थे, और 1 साल के अंदर सारा पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण का काम। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए निश्चित रूप से आप यहां पर मौजूद हैं, और यह लक्ष्य कितना चुनौती भरा है, यह आप सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस इस लक्ष्य को पा सकती है। हमें मजबूती से आज यहां से उठकर जाएं तो एक संकल्प के साथ, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ आपको जाना होगा।
हमें परिवर्तन करना है। हमें गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना है, ये 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल में अब उत्तराखंड के माता बहनें, उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का किसान भावना में बहने वाला नहीं है कि नहीं है? भावना में बहने वाला नहीं है। और आज हम सारे लोग एक प्रतिज्ञा करते हैं, हम सब लोग प्रतिज्ञा करते हैं, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों के हित में उत्तराखंड का लोकतंत्र बचाना है। बनाया गया है, हुआ है। अध्यक्ष जी का, राहुल जी का यह मानना है कि प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जनता है जो कांग्रेस को वोट देना चाहती है, और ये तमाम लीडर इकट्ठे होकर कलेक्टिव लीडरशिप में आपकी सरकार बनाएंगे। ये बात मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अंत में मैं वरिष्ठ नेता और विधायक दल के हमारे नेता यशपाल आर्य जी का, हमारे प्रदेश के पूर्व बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप सबके सहयोग से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। पूर्व वक्ताओं ने अपनी भी उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं और कहना चाहता हूं, राज्य में जो सरकार है वो सरकार नौजवान साथियों के विरोधी सरकार है, किसान विरोधी है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया इस सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में निश्चित रूप से कांग्रेस के एक एक साथी का दायित्व बनता है, एक एक साथी का कर्तव्य बनता है कि 2027 मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नीति नियंताओं ने, संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब आम्बेडकर ने, जिनका नाम हम बहुत ही श्रद्धा से लेते हैं, जब संविधान की रचना की तब कभी ये नहीं सोचा होगा कि कभी देश में एक ऐसी भी सरकार आएगी जो अपने राजनीतिक हितों के लिए तमाम नियमों को, संवैधानिक संस्थाओं को तार तार कर देगी। कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। अगर वो इस बात का अंदेशा होता, उन्हें उस समय इस बात का अंदेशा होता तो उसके लिए भी वो प्रावधान करके जाते। लेकिन उस समय ऐसा था, फलमानुषी का जमाना था, ऐसा समय था कि किसी को इस बात का आभास नहीं था कि ऐसी सरकारें आएंगी जो लोगों के वोट खरीदकर सरकारें बनाएंगी। अभी हमारे साथी रणजीत रावत जी हमें हिदायत दे गए कि भाई बिहार का चुनाव देख लो, 2000 से हारे, जो ये 10,000 वोट कवर हुए, आप सबकी हिम्मत से, आप सबकी ताकत से वो करने में हम सफल रहे। उसके बाद कौन भूल सकता है वो मंगलौर का, हरिद्वार का चुनाव, जिसको मेरे बड़े भाई काजी निजामुद्दीन चुनाव लड़ रहे थे। हंगामा था, सीएलपी लीडर साहब जो कैबिनेट का दर्जा रखते हैं, इनकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की, प्रीतम सिंह जी की गाड़ी वहां नहीं जा सकती थी। लेकिन एक पूर्व मंत्री जो बीजेपी का एक अजीब सा व्यक्ति है, यतीश्वरानंद, उसकी गाड़ियां हर बूथ में जा रही थी। हरियाणा की गाड़ी हर बूथ पर थी। लोग, पुलिस वाले हम लोगों के गले पकड़ रहे थे। भाई काजी निजामुद्दीन को हराने के लिए पैसा बहाया गया, लठ चलाए गए, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया, माइनॉरिटी के लोगों को मारा पीटा गया। बैठे राजीव चौधरी जी बहुत सहयोग दिया। हमारे जो पूरा ग्रामीण हरिद्वार है, वहां जिस तरीके से आपने संगठन को बनाने का काम किया, उसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। देखिए, जिसने बुराई करनी है वो बुराई करेगा, जिसने तारीफ करनी है वो तारीफ करेगा। लेकिन मैं आज भूला नहीं वो टीवी में आया हुआ विषय जिसको गांव का बच्चा भी बोलता है। गोदियाल जी के चवन्नी अठन्नी को कितने लोग ने याद रखा? जरा हाथ खड़े करो। क्या लोगों के दिल में कि कोरोना में तुमने बदमाशी की, बदतमीजी की, लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार ने तपेदिक से लेकर पोलियो से लेकर तमाम किस्म की बीमारियों को मिटाने का काम किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।